अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 22 मई 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 23 ज़िलक़द 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान आज जुमेरात की सुबह एनकाउंटर जारी है। बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस इलाके में 3 से 4 दहशतगर्दों को घेरे में ले लिया है। दहशतगर्द अपने दिफा में मुसलसिल फायरिंग कर रहे हैं। फौज और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस इन्हें मुंह तोड़ जवाब दे रही है। पूरे इलाके को घेरे में ले लिया गया है। वाज़ के पिछले कुछ दिनों में सिक्योरिटी फोर्सेस ने वादी के मुख्तलिफ इलाकों में छुपे दहशतगर्दों को ढूंढ कर मार गिराया है। फौज ने अब तक 6 दहशतगर्दों को हलाक किया। इन दहशतगर्दों के लश्कर तैयबा से रवाबित बताए जा रहे थे। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद फौज ने इन दहशतगर्दों की फहरिस्त तैयार की है जो कश्मीर में रहते हैं और पाकिस्तान के कहने पर काम करते हैं। इस फहरिस्त में कुल 14 दहशतगर्दों के नाम हैं, जिनमें से अब तक 6 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं, जबकि बाकी 8 दहशतगर्दों की तलाश जारी है। आज के इस खबरनामे को नूरानी लिबास की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हों का जश्न मनाएं नूरानी लिबास के साथ। हमारे शानदार वेडिंग कलेक्शन में हैं खूबसूरत और नायाब शेरवानियां। हमारे ग्रूम स्टूडियो में दस्तयाब हैं दूल्हे की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक रिवायती मलबूसात और मॉडर्न सूट्स। नूरानी लिबास ग्रूम स्टूडियो के लिए तशरीफ लाएं। हमारे विजयनगर कॉलोनी, गैलेक्सी टोली चौकी, पोडियम मॉल टोली चौकी और चादरघाट मलकपेट ब्रांचेस पर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले को 1 माह मुकम्मिल हो चुका है। इस दौरान मुकामी पुलिस से तफ्तीश अपने हाथ में लेने के बाद NIA ने हज़ारों अफराद को हिरासत में लिया। 3000 से ज़ायद से पूछताछ की और 113 को गिरफ्तार किया, मगर फिर भी इस लिहाज से खाली हाथ है कि 22 अप्रैल को 26 अफराद को इंतहाई बेदर्दी से कत्ल करने वाले दहशतगर्दों में से किसी एक को भी गिरफ्तार नहीं किया जा सका। इस बीच हमलावरों के न सिर्फ स्केच जारी किए गए बल्कि तस्वीरें भी आम की गई और इनके सरों पर 20-20 लाख रुपए के इनाम का ऐलान भी किया गया। कांग्रेस ने हमले को इंटेलिजेंस की नाकामी का नतीजा करार देते हुए फिर वज़ीर दाखिला अमित शाह को आड़े हाथों लिया, इन्हें इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। वक्फ तरमीमी एक्ट के खिलाफ दाखिल की गई पिटीशनों पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार दूसरे दिन की समाअत में मरकजी हुकूमत ने अजीब व गरीब दलाइल पेश किए। उन्होंने वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम अरकान की शमूलियत का दिफा करते हुए कहा कि वक्फ अगरचे इस्लामी तसव्वुर है मगर इस्लाम का लाजमी मजहबी अमल नहीं है, और यह कि वक्फ बोर्ड सेकुलर इंतज़ामी जिम्मेदारियाँ निभाता है, इसलिए इसमें गैर मुस्लिमों को शामिल करना जायज़ और आइनी है। उन्होंने कहा कि वक्फ इस्लामी तसव्वुर है लेकिन ये इस्लाम का लाजमी हिस्सा नहीं। खैरात हर मजहब में मौजूद है लेकिन सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुका है कि सदका लाजमी मजहबी अमल नहीं है। मेहता ने कहा कि वक्फ इमलाक का इंतज़ाम, मुनासिब खातों और ऑडिट के यकीनी बनाना, ये सब सेकुलर नवियत के काम हैं जो वक्फ बोर्ड करता है, इसलिए बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल किया जा सकता है। उन्होंने दावा किया कि वक्फ बोर्ड पर ज़्यादा से ज़्यादा 2 गैर मुस्लिम अरकान के होने से वक्फ के मजहबी किरदार पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बोर्ड मजहबी सरगर्मियों में मुदाखलत नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट में समाअत का सिलसिला आज भी जारी है। मुस्लिम फरीक की इस्तदा है कि इस कानून पर रोक लगाई जाए क्योंकि बुनियादी मजहबी हुकूक की खिलाफ वर्जी करता है और इस तरह गैर आईनी है। नाज़रीन, वक्फ कानून पर आपकी क्या राय है? क्या सुप्रीम कोर्ट को इसे हटाना चाहिए या फिर मरकजी हुकूमत के फैसले को मानना चाहिए? अपने ख्यालात कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को पहलगाम हमले से मुतालिक फेसबुक पोस्ट के मामले में अबूरी जमानत पर रिहा करने का हुक्म सुनाया। अलबत्ता कोर्ट ने जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और हरियाणा के DGP को जांच के लिए IPS अफसरान पर मुश्तमिल 6 रुकनी SIT बनाने का हुक्म जारी किया, जिसमें एक खातून अफसर भी हो और कोई अफसर हरियाणा से ताल्लुक़ ना रखता हो। वाज़ के अली खान महमूदाबाद को इतवार को गिरफ्तार किया गया था। जमानत पर रिहा करने का हुक्म देते हुए कोर्ट ने इन्हें इस मामले में मजीद किसी तरह के सोशल मीडिया पोस्ट, मजमून या तकरीर से गुरेज करने की हिदायत दी है। साथ ही पासपोर्ट जमा करने के लिए भी कहा। जमानत की अर्जी पर सुनवाई के दौरान जब कपिल सिब्बल ने अदालत में अली खान महमूदाबाद का फेसबुक पोस्ट पढ़कर सुनाया तो जस्टिस खान ने कहा कि यह तो बहुत ज़्यादा हुब्बुल वतनी पर मबनी है। ताहम जज ने मौजूदा हालात में मजहब की बुनियाद पर गुफ्तगू पर एतराज़ किया। रियासत कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में यूथ कांग्रेस ने बदनाम जमाना सहाफ़ी अर्नब गोस्वामी और BJP IT सेल के सरबराह अमित मालिया के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। इन पर कांग्रेस के खिलाफ ये गलत खबर फैलाने का इल्ज़ाम है कि इसका दफ्तर तुर्की में है। ये बात मज़ाक़ा ख़ैज़ है कि इस्तांबुल की एक इमारत पर इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर का बोर्ड देखकर अर्नब गोस्वामी ने रिपब्लिक भारत पर इस बुनियाद पर पूरा शो कर डाला कि तुर्की में कांग्रेस का दफ्तर है। अर्नब गोस्वामी की जानिब से झूठी खबर फैलाने के लिए बेंगलुरु में यूथ कांग्रेस ने इन दोनों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है।
संभल फसाद के ताल्लुक से समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ भी अदालत में जल्द ही चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही संभल तशद्दुद के दीगर 5 मुलजिमीन के घरों की कर्की की भी तैयारी की जा रही है और इस ताल्लुक से इनके घरों पर नोटिस भी चस्पा किया जा चुका है। इस केस में मुकामी अदालत दीगर 4 मुलजिमीन की जमानत अर्जी खारिज भी कर चुकी है। वाज़ेह है कि 24 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद के सर्वे के खिलाफ एहतजाज के दौरान तशद्दुद फूट पड़ा था, जिसमें 5 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए थे। 24 नवंबर 2024 को संभल में हुए तशद्दुद के मौके पर समाजवादी पार्टी रुकन पार्लियामेंट जियाउर रहमान बर्क शहर से बाहर थे, लेकिन पुलिस का कहना है कि उन्होंने तशद्दुद से पहले और बाद में जामा मस्जिद के सरबराह जफर अली एडवोकेट से फ़ोन पर बात की थी और वो दीगर कई लोगों से भी राब्ते में थे। फैज़ अहमद फैज़ की शायरा आफाक नज़्म हम देखेंगे, जो एहतजाज की एक ताकतवर अलामत बन चुकी है, अब गद्दारी के इल्ज़ामात के मरकज़ में है। मुंबई के फनकारों के एक ग्रुप ने वीरा साथीदार मेमोरियल के ज़ेर एहतमाम एक तकरीब में ये नज़्म गाई, जिसे आनजानी अदाकार और कारकुन साथीदार की अहलिया ने मुनक्किद किया था। मुकामी नागपुर पुलिस ने तकरीब के मुंतज़मीन और मुक़र्रिरीन के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 152 के तहत मुल्क से बगावत और अवामी दुश्मनी को फ़रोग़ देने से मुतालिक दीगर दफ़ात के साथ बगावत का मुकदमा दर्ज किया। दत्तात्रेय शर के नामी शख्स ने FIR दर्ज कराते हुए दावा किया कि एक ऐसे वक्त में जब मुल्क पाकिस्तानी फ़ौज से बहादुरी से लड़ रहा था, नागपुर में बुनियाद परस्त बाएं बाजू के लोग एक पाकिस्तानी शायर का गाना गाने में मसरूफ़ थे। FIR में मिसरे का गलत तरीके से हवाला देते हुए कहा गया है कि सरकार को धमकी दी जा रही है। नज़्म का असल मिसरा सब तख्त गिराए जाएंगे को तख्त हिलाने की ज़रूरत है कहकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ नाज़ेबा तबसरा करने के इल्ज़ाम में भोजपुरी गुलकारा नेहा सिंह राठौर के खिलाफ वाराणसी कमिश्नरेट के 15 मुख्तलिफ थानों में 400 से ज़ायद शिकायतें दी गई है। सिर्फ शहर के लंका थाने में ही 300 से ज़ायद शिकायत है। इनमें से एक में हनुमान सेना के सदर सुधीर सिंह की शिकायत पर मुल्क से गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया गया है। बाकी शिकायत की जांच की जा रही है। अपने खिलाफ बड़ी तादाद में दी गई शिकायत पर नेहा सिंह राठौर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मैं किसी से नहीं डरती, ये मुकदमे और शिकायत मेरे लिए मिडिल से कम नहीं है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को मुखातिब करते हुए लिखा कि शुक्रिया मोदी जी, ये सब सिर्फ मेरा हौसला तोड़ने के लिए किया गया है। सवाल पूछने वाली लड़की को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आपका सारा जोर बेटियों पर ही चलता है क्या? पहलगाम हमले के बाद से मुसलसिल सोशल मीडिया पर अपने गानों के जरिए सरगर्म रहने वाली भोजपुरी गुलकारा नेहा सिंह राठौर ने पाकिस्तान पर हमले के बाद एक गीत गाया था। वाराणसी के हनुमान सेना के सदर सुधीर सिंह का कहना है कि इस गाने में उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को कायर और जनरल डायर के नामों से मुखातिब किया है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इल्ज़ाम आयद किया कि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने पहलगाम हमले के जिम्मेदार दहशतगर्दों को सबक सिखाने का मौका गंवा दिया और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दबाव को कबूल करते हुए जंग बंदी का ऐलान किया। वज़ीर आला ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी की बरसी के मौके पर पंजागुट्टा चौराहे पर आनजाहनी के मुजस्समे पर गुलाह अक़ीदत पेश किए। इस मौके पर खिताब करते हुए तेलंगाना के वज़ीर आला ने पहलगाम वाक़े का हवाला दिया और कहा कि सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर तमाम पार्टियों ने मरकज़ी हुकूमत की तायीद की थी। बावजूद इसके मरकज़ी हुकूमत ने पाकिस्तान और दहशतगर्दों को सबक सिखाने का बेहतरीन मौका गंवा दिया। उन्होंने अमेरिकी सदर की धमकी के आगे घुटने टेकने का इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि अमेरिकी सदर ने तिजारत बंद करने की धमकी दी, जिसे कबूल कर लिया गया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि जंग बंदी का ऐलान ट्रंप के दबाव के आगे झुकने के मुतरादिफ है और अवाम ये सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि मरकज़ ने अमेरिकी सदर के दबाव को कबूल कर लिया है। इस सिलसिले में मोदी हुकूमत को अवाम से वजाहत करनी होगी। दुनिया भर से मुख्तलिफ ममालिक की हसीनाएं मिस वर्ल्ड 2025 मुकाबलों के लिए इन दिनों हैदराबाद में हैं। इन बैनुल-अक़वामी मेहमानों के ज़ौक़ का ख्याल रखते हुए शेफ़ हज़रात के मुताबिक ज़्यादातर हसीनाएं हैदराबादी बिरयानी के साथ साथ फिश करी को ख़ास तौर पर पसंद कर रही है और बार बार ऑर्डर कर रही है। वो हिंदुस्तानी रिवायती खानों जैसे दाल का शोरबा, ताज़ा करी, चिकन फ्राई और मटन कीमे को मगरबी खानों पर तरजीह दे रही है। दिलचस्प बात यह है कि हाथ से बनी हुई पिज़्ज़ा भी खूब पसंद की जा रही है। कुछ हसीनाओं ने तो वाज़ेह तौर पर कहा कि वो कम मिर्च वाले खाने चाहती है। ट्रेडेंट होटल के जनरल मैनेजर गौरव कुमार ने बताया कि रोज़ाना 40 माहिर शेफ़ हज़रात 24 घंटे खिदमत फराहम कर रहे हैं। ये तमाम शेफ़ बैनुल-अक़वामी खानों के माहिर हैं और किसी भी वक्त किसी भी खाने को फ़ौरन तैयार करने की सलाहियत रखते हैं। उन्होंने कहा कि मेनू में रोज़ाना तब्दीलियाँ की जा रही है ताकि हर दिन कुछ नया और दिलचस्प पेश किया जा सके। हसीनाएँ ख़ास तौर पर हैदराबादी बिरयानी को बेहद पसंद कर रही है। बिरयानी इनकी पहली पसंद बन गई है और होटल इंतजामिया ने इसका खास ख्याल रख रहे हैं कि खाने ना सिर्फ मज़ेदार बल्कि ताज़ा और आला मियार के हों।
تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے حیدرآباد اور ریاست کے کئی اضلاع میں بارش کے پیش نظر حکام کو چوکسی کی ہدایت دی ہے۔ چیف منسٹر نے کہا کہ محکمہ موسمیات نے آئندہ 3 دن تک اچھی بارش کی پیش خیاسی کی ہے، لہٰذا محکمہ جات اور ضلع نظم و نسق کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ نے ضلع کلکٹرز کو ہدایت دی کہ دھان کی خریدی مراکز اور منڈیوں میں موجود دھان کو بھیگنے سے بچانے کے لیے حفاظتی اقدامات کیے جائیں۔ خریدے گئے دھان کو فوری طور پر ملوں کو منتقل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ بارش کے پیش نظر نشیبی علاقوں کے عوام کو کسی بھی دشواری سے بچانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ شہر حیدرآباد کے ہر پولیس اسٹیشن میں درخواست گزار کا احترام کیا جائے گا اور پولیس کو 100% درخواست گزاروں سے بہتر تعلقات بنائے رکھنا ہوگا۔ ان خیالات کا اظہار کمشنر پولیس حیدرآباد CV آنند نے کیا۔ انہوں نے آج شہر حیدرآباد کے 72ویں پولیس اسٹیشن ٹولی چوکی میں پہلے FIR کو جاری کیا اور بتایا کہ آج سے ٹولی چوکی پولیس اسٹیشن میں خدمات کا آغاز کر دیا گیا، جبکہ باضابطہ افتتاح عنقریب عمل میں لایا جائے گا۔ اس موقع پر ساؤتھ ویسٹ زون پولیس زون کے اعلیٰ عہدیداروں کے علاوہ قلعے گولکنڈے کی مشہور و معروف شخصیت مولانا قاری سید متین علی شاہ قادری، صدر آل انڈیا قرات اکیڈمی و خطیب گنبدان شاہی و دیگر موجود تھے۔ کمشنر پولیس حیدرآباد CV آنند نے کہا کہ عام شہریوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات اور ان کا احترام کیا جائے گا، لیکن مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث افراد کے ساتھ پولیس سختی سے پیش آئے گی۔ کمشنر پولیس نے کہا کہ اس علاقے کے عوام کو کافی مسائل کا سامنا تھا، چونکہ گولکنڈہ، فلم نگر اور مہدی پٹنم پولیس تک پہنچنے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ مودی حکومت وقف ترمیمی قانون کے ذریعے مسلمانوں کی اوقافی املاک، مساجد، خانقاہوں، درگاہوں اور امام باڑوں کے لیے وقف کردہ جائیدادوں کو ہڑپنے کی سازش کر رہی ہے، جو دستور کی دفعات 14، 15، 25، 26 کے خلاف ہے۔ ان خیالات کا اظہار رکن پارلیمنٹ حیدرآباد و صدر مجلس اسد الدین اویسی نے وقف بچاؤ دستور بچاؤ کے زیر عنوان نلگنڈے کے کلاک ٹاور سینٹر پر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے جلسے عام سے کیا، جس کی صدارت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے کیا۔ اس جلسے سے خطاب کرتے ہوئے اویسی نے اس قانون کی شدید مخالفت کی۔ انہوں نے کہا کہ جب گرودوارا اور منادر میں غیر سکھ اور غیر ہندو رکن نہیں بن سکتا تو پھر مسلم وقف اداروں میں غیر مسلم رکن کیسے بن سکتا ہے۔ مودی نے پارلیمنٹ میں عددی طاقت کے بنا 3D سیکشن کو پیش کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارا ملک مختلف مذاہب کا گہوارہ ہے اور ایک گلدستہ ہے، اس میں ایک بھی پھول مڑ جائے تو یہ گلدستہ نہیں کہلایا جاتا، اور جب تک یہ گلدستہ مکمل ہے تب تک ہمارا ملک ترقی یافتہ ملک بن سکتا ہے۔ انہوں نے آرٹیکل 300 کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا کہ اس کے تحت ہندو بھائی اپنی جائیداد کسی کو بھی دے سکتا ہے، اس کے برعکس مسلمان اپنی جائیداد اللہ کے نام پر وقف نہیں کر سکتا۔ یہ مسلمانوں کے ساتھ کیسا انصاف ہے؟ کلکٹروں کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ یہ جائیداد ہماری ہے کہ نہیں۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ اتراکھنڈ کی حکومت نے وہاں پر یکساں سول کوڈ قانون نافذ کیا، وہاں پر 170 مدرسوں کو منفل کر دیا گیا کیونکہ ان کے پاس رجسٹریشن نہیں ہے، اور اسی طرح اتر پردیش میں بھی 350 مختلف مذہبی مقامات، مدرسوں اور مساجد، خانقاہوں کو اسی بنیاد پر مکفل کر دیا گیا یا منہدم کر دیا گیا۔ شہر حیدرآباد کے بیشتر علاقوں میں چاشمبے کی دوپہر اور شام میں شدید بارش ہوئی، جس کے نتیجے میں درجہ حرارت میں بڑے پیمانے پر گراوٹ ریکارڈ کی گئی اور شہریوں کو گرمی سے کافی راحت نصیب ہوئی۔ دوپہر میں اچانک بادلوں کے ساتھ ہلکی ہلکی بارش شروع ہوئی، جس نے بعد ازاں شدت اختیار کر لی۔ پرانے شہر حیدرآباد کے تمام علاقوں کے علاوہ نئے شہر کے علاقوں دلسکھ نگر، کوٹھی، ایبٹس، رامنتا پور، امبرپیٹ، ہپشی گورا، تارناکہ، بیگم پیٹ، پنجا گٹا، گچی بولی، KPHB، کونڈا پور، NAC، ہائی ٹیک سٹی، مادھا پور، بورا منڈا، شمشاباد اور دیگر علاقوں میں بارش ہوئی۔ امبرپیٹ میں 20 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ ملک پیٹ کے پلٹن میں 18.5 ملی میٹر، موسارام باغ میں 17 ملی میٹر، آسمان گڑھ ملک پیٹ میں 16 ملی میٹر، حیات نگر میں 15 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ مشیرآباد، راجندر نگر، بالا نگر، مارٹ پلی، بنڈلا گڑا، قطب اللہ پور، اپل میں 5 تا 12 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ بارش کے نتیجے میں کئی مقامات پر سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا، جس سے دفاتر سے واپس گھر لوٹنے والوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بیشتر مقامات پر ٹریفک جام کی صورتحال بھی دیکھی گئی۔ بعض نشیبی علاقوں کے زیر آب آنے کی بھی اطلاعات ملی ہے۔ گلزار ہاؤس کے قریب رونما آتش زدگی کے واقعے کی تحقیقات کے دوران محکمہ فائر بریگیڈ نے ایک حیرت انگیز انکشاف کیا ہے کہ دکانوں میں نصب کردہ ڈسپلے بورڈ کے پاس ہوئے شارٹ سرکٹ کی وجہ سے یہ حادثہ رونما ہوا۔ بات فائر ڈپارٹمنٹ کے DG ناگی ریڈی نے بتائی۔ انہوں نے میڈیا کے نمائندوں کو گلزار ہاؤس آتش زدگی کے واقعے سے متعلق تفصیلات کا پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے بلڈنگ پلان کے ساتھ انکشاف کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ابتدا میں نچلی منزلوں میں آگ لگی اور دکانوں میں لکڑی کا زیادہ استعمال کیا گیا اور وہاں صوفہ وغیرہ موجود تھے، جس کی وجہ سے آگ شدت کے ساتھ پھیل گئی۔ ان کے مطابق یہ حادثہ صبح تقریباً 4:30 بجے تا 5 بجے کے درمیان پیش آیا اور تقریباً 1 گھنٹے تک اس حادثے میں ہلاک ہونے والوں نے آگ پر قابو پانے کی کوشش کی۔ آگ کے قابو میں نہ آنے پر وہ تمام اوپری منزل پر چلے گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر لیا۔ آگ کے شدت کے ساتھ پھیلنے کے بعد
कंप्रेसर भी फट पड़ा और ऊपरी मंजिल तक आग के फैलने और धुएं के भर जाने की वजह से बड़े पैमाने पर जानी नुकसान हुआ। उन्होंने मजीद बताया कि क़ब्ल वक्त एहतियाती इक़दामात करते हुए फायर डिपार्टमेंट को फ़ोन किया जाता तो तमाम की जान बचाई जा सकती थी। उन्होंने कहा कि यह बात गलत है कि फायर इंजन मुकर्ररा वक्त पर नहीं पहुंचे, फायर इंजन बर वक्त वहां पहुंच गए थे। उन्होंने इस बात का इयादा किया कि हादसे के दिन सुबह 6:16 पर फायर डिपार्टमेंट को फ़ोन मौसूल हुआ और 6:24 पर फायर इंजन मुकाम वाक़े पर पहुंच गया। उन्होंने ये भी कहा कि इन इल्ज़ामात में भी कोई सच्चाई नहीं है कि आग बुझाने के दौरान फायर इंजन का पानी खत्म हो गया था। इस इमारत में मुकम्मल तौर पर आग फैल चुकी थी और ऊपर जाने का रास्ता नहीं था, जिसकी वजह से बाजू की बिल्डिंग की दीवार तोड़कर फायर डिपार्टमेंट का अमला अंदर दाखिल हुआ। अमले ने अंदर जाकर देखा तो एक कमरे में 17 अफराद बेहोशी की हालत में पड़े हुए थे और कमरे में कसीफ धुआं फैला हुआ था। नागी रेड्डी ने इस हादसे में इतने बड़े जानी नुकसान का गहरे रंज का इजहार किया और कहा कि इस वाक़े की फायर डिपार्टमेंट की जानिब से तहकीकात की जा रही है। खिले गोलकुंडे के हज़रत सैयद हैदर पाशा के मिली दीनी, समाजी व रूहानी खिदमात नाकाबिल फरामोश। हज़रत नूर अली शाह अलमारूफ सैयद हैदर पाशा की मस्जिद अख्तरी दिलावर शाह नगर खिले गोलकुंडे में बाद नमाज असर फातिहा सुबह मुनक़िद हुई, जिसमें आपके जानशीन मौलाना क़ारी सैयद मतीन अली शाह क़ादरी की रस्म सज्जादगी अदा की गई। जबकि मौलाना सैयद हैदर पाशा ने अपनी ऐन ज़िंदगी में ही मौलाना क़ारी सैयद मतीन अली शाह क़ादरी को अपना जानशीन ऐलान कर दिया था। आज सूफिया इकराम की रिवायत के मुताबिक ऐलान की तजदीदी अमल में आई। इस मजलिस में मुख्तलिफ सलासिला तरीक़त के उलमा, मशाकिन और अक़ीदतमंदों की कसीर तादाद ने शिरकत की, जिसमें मौलाना पीर शब्बीर नक्शबंदी इफ्तिखारी वारिस सरकार वतन चिश्ती चमन ने कहा कि सूफिया अज़्ज़ाम का क़याम हर दौर में बंदगान इलाही की राह हिदायत है। मौलाना नक्शबंदी ने कहा कि अल्लाह के नेक बंदे ज़ाहिरी दुनिया से पर्दा करने के बाद भी उनका रूहानी फैज़ान सुबह क़यामत तक जारी व सारी रहता है। ख़त्म कुरान के बाद हस्ब रिवायत मौलाना क़ारी सैयद मतीन अली शाह क़ादरी की लिबास खुसूसी अमामा पहनाते हुए रस्म सज्जादगी अमल में लाई गई। मौलाना डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा शरीफ नक्शबंदी ने हज़रत हैदर पाशा की तहरीर करदा सज्जादगी नामा पढ़कर सुनाया। बारगाह इलाही में खुसूसी दुआ की गई और मौलाना मतीन अली शाह क़ादरी मज़ार शरीफ सैयद हैदर पाशा पर चादर गुल पेश की और फातिहा ख्वानी के बाद सालार मिल्लत फुटबॉल ग्राउंड रिसाला बाजार खिले गोलकुंड में आम का एहतमाम किया गया। असना कौंसल जनरल इस्लामी जमहूरिया ईरान मुतय्यना हैदराबाद आगा महदी शाहरुखी ने मौलाना क़ारी सैयद मतीन अली शाह क़ादरी की क़यामगाह पहुँचकर आपके वालिद हज़रत सैयद हैदर पाशा के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत की और ईरानी कौंसल जनरल ने हैदर पाशा साहब की मिली दीनी व रूहानी खिदमात को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि हम एक अल्लाह वाली शख्सियत से महरूम हो गए हैं। उन्होंने मौलाना मतीन अली शाह क़ादरी से इस तौक़े का इजहार किया कि वो अपने वालिद के नक्श कदम पर अमल करते हुए आपके इन्हीं खिदमात को जारी व सारी रखेंगे। मदद करने और पुरसा देने वालों में मौलाना ज़हीरुद्दीन सूफ़ी, मौलाना मुस्तफ़ा शरीफ नक्शबंदी, मौलाना शुजाउद्दीन, मौलाना इरफान शाह, मौलाना सैयद ज़की हुसैनी, मौलाना सैयद लतीफ़ अली क़ादरी जामी निज़ामिया, मौलाना रिज़वान क़ुरैशी इमाम मक्का मस्जिद और दीगर शामिल हैं।